है, क्वेश्चन हम बना रहे थे, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। एक अभिक्रिया A प्लस बी से हमने C प्लस डी बना दिया है। बी की सांद्रता को नियत रखते हुए A की सांद्रता को दोगुना करने पर अभिक्रिया वेग दोगुना हो जाता है। फिर अगली लाइन है, A की सांद्रता को नियत रखते हुए B की सांद्रता को 9 गुना करने पर अभिक्रिया वेग 3 गुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट में पढ़ो। पहले लाइन हमसे बोली बी की सांद्रता को नियत रखते हुए हमारे पास ए और बी दो क्रिया कारक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें ए के रेस्पेक्ट में कोटि निकालनी हो तो बी की सांद्रता को नियत रखेंगे, और अगर हमें बी के रेस्पेक्ट में कोटि निकालनी हो तो हम ए की सांद्रता को नियत रखेंगे। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में कोटि निकालनी हो तो आप उसी की सांद्रता को बदलो, दूसरे की सांद्रता नियत रखो। अदरवाइज होगा क्या, आपने ए और बी दोनों की सांद्रता बदल दी तो वेग दोनों की वजह से बदल जाएगा। किसकी वजह से कितना बदलेगा वो आपको पता नहीं लगेगा। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में आपको देखना हो, तो इसकी वजह से वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो क्या काम करें, उस समय बी की सांद्रता नियत रखा करो। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनाए जाते हैं। जैसे अब पढ़ते हैं वापस से, बी की सांद्रता को नियत रखते हुए ए की सांद्रता को दोगुना करने पर बी की सांद्रता तो मैंने नियत रखी, ए की सांद्रता कितनी करी, अंडरलाइन कर देते हैं। ए की सांद्रता हमने कितनी करी, 2 गुना करी। ए की सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग भी 2 गुना हो गया। ए की सांद्रता 2 गुना करी, अभिक्रिया वेग भी 2 गुना हो गया। 2 गुना करने पर 2 गुना, मैं इधर वेग नियम लिख देता हूँ। वेग बराबर आ जाएगा कि आपको समझाया था मैंने, सांद्रता को दोगुना करने पर वेग 2 गुना, सांद्रता को 3 गुना करने पर वेग 3 गुना, सांद्रता को आधा करने पर वेग आधा, यानी समानुपाती का मतलब घात 1 होती है। इसका मतलब 1 की घात तो ये 1 आ जाएगी, 1 की घात 1 आ गई। दूसरी लाइन, अब इसने क्या बोला, ए की सांद्रता को नियत रखते हुए, अब ए की सांद्रता नियत रख रहा है और बी की सांद्रता करी 9 गुना। देखो बी की सांद्रता कितनी कर रहे हैं, 9 गुना कर रहे हैं, तो अभिक्रिया का वेग हो गया 3 गुना, यानी सांद्रता कितनी करी, 9 गुना करी, वेग कितना हो गया 3 गुना। सांद्रता करी 9 गुना, वेग हुआ 3 गुना। आप समझते होंगे कि पावर 2 आएगी। वापस समझना, बी की सांद्रता कितनी करी, 9 गुना करी, सांद्रता कर रहे 9 गुना, वेग हो रहा 3 गुना, तो सांद्रता को 9 गुना करने पर 3 गुना, तो 9 गुना करने पर 3 गुना, इसका मतलब पावर 2 नहीं आएगी, पावर आएगी 1/2। तो बी की पावर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि पावर 1/2 होगी तभी तो आप बोलेंगे ना सांद्रता को करेंगे 9 गुना करने से वेग हो जाएगा आपका 3 गुना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में गलती क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, इसकी पावर 2 बना देते हैं। पावर 2 कब होगी, जब सांद्रता को 3 गुना करने पर वेग 9 गुना हो जाए। अगर सांद्रता को 3 गुना करने पर वेग 9 गुना हो तो पावर 2 आएगी, पर इसने उल्टा बोला है, सांद्रता कर रहा है 9 गुना, वेग हो रहा है 3 गुना, इसका मतलब पावर बनेगी इसकी 1/2। ए का पावर 1 और बी का पावर 1/2। तो अगर हम इसकी कोटि ज्ञात करें तो उसका कोटि का मान आता है 1 + 1/2। आंसर देंगे, ये आ जाता है हमारे पास में 3/2 कोटि। लीजिए थर्ड आंसर, ये 3/2 कोटि आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिया मैंने, एक अभिक्रिया A प्लस बी से हमने बना दिया C प्लस डी। ए की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग 8 गुना हो जाता है। देखो उधर ए की सांद्रता कितनी करी मैंने, 2 गुना करी, तो अभिक्रिया वेग हो गया 8 गुना। चलिए जी, जैसे जैसे लाइन पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इसका वेग बनाते चले। वेग बराबर के आपको ये तो लिखना ए की पावर क्या होगी और बी की पावर क्या होगी, समझना। ए की सांद्रता को 2 गुना किया, वेग हो गया 8 गुना, 2 गुना करने पर 8 गुना, 2 गुना करने पर 8 गुना का मतलब पावर 3, तो ए की पावर तो 3 आ गई, ये 3 पावर आ गई। पावर 3 हो गई तभी तो बोलेंगे ना ए की सांद्रता को 2 गुना करेंगे तो वेग हमारा 8 गुना हो जाएगा। ये तो हो गया चलो काम। दूसरा क्या बोला, ए और बी दोनों की सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है। अब अगली बार क्या बोला उसने, ए की सांद्रता भी 2 गुना करी, बी की सांद्रता भी 2 गुना करी, समझना। सेकंड लाइन क्या बोला है, ए की सांद्रता भी 2 गुना कर रहे हैं, बी की सांद्रता भी 2 गुना कर रहे हैं, दोनों मिलकर वेग को कर रहे हैं 4 गुना, दोनों मिलकर वेग को कितने कर रहे हैं, 4 गुना, समझना इधर। क्या बोला, ए की सांद्रता भी 2 गुना करी, बी की सांद्रता भी 2 गुना करी, ए की पावर तो 3 है। ए तो क्या बोलता है कि देखो मेरी पावर तो 3 है, अगर आप मेरी सांद्रता 2 गुना करोगे तो मैं अकेला वेग को 8 गुना कर दूंगा। तो ए की पावर 3 तो फिक्स हो गई ना, तो अगर आप ए की सांद्रता को दुगुना करेंगे तो ए की वजह से वेग होगा 8 गुना,
पर इसने क्या बोला, हमने तो ए की सांद्रता भी दुगनी करी और बी की सांद्रता भी दुगनी करी, तो दोनों ने मिलकर वेग कर दिया 4 गुना, दोनों ने मिलकर वेग किया 4 गुना, ए ने किया 8 गुना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फिर 1/2 होना चाहिए, तभी तो यार 8 इंटू 1/2 करेंगे तो 4 आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ बी की सांद्रता को दुगुना करने पर बी की वजह से रेट हो रहा है आधा, तो होगा क्या, ए की वजह से होगा 8 गुना, बी की वजह से होगा आधा, दोनों मिलकर करेंगे इसको 4 गुना। देख लो ना 8 इंटू 1/2 का मतलब 4 आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बी की सांद्रता को दुगुना करने पर बी की वजह से रेट हो रहा है 1/2। मैंने आपसे बोला था 1 का मतलब माइनस, और तो ये तो हुआ ना, सांद्रता को किया 2 गुना, वेग हो गया -1 या 1/2, इसकी घात आएगी -1। कौन सा क्या देंगे, इसकी जो कोटि है, इसका कोटि का माना जाता है 3 - 1 बराबर 2। ये लीजिए, ये आपके पास में एक 2 कोटि की अभिक्रिया आ जाएगी। इसका आंसर आएगा सेकंड। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और बनाया हमने, क्वेश्चन देखो, एक अभिक्रिया दर के a+2b से हमने c+d बना दिया है। एक ही सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग 2.82 गुना प्रति चलो। एक ही सांद्रता को मैंने किया 2 गुना, अभिक्रिया वेग हो गया 2.82 गुना। हमें तो वेग नियम लिखना आना चाहिए, तो हमने इसको लिखा वेग बराबर आता है k, बस हमको a की घात और b की घात पता लगानी है। एक ही सांद्रता को दुगुना करने पर सांद्रता को 2 गुना किया, अभिक्रिया वेग हो गया 2.82 गुना। आपको मैंने बताया था सांद्रता को 2 गुना करने पर अगर वेग 2.82 गुना हो जाए तो उसकी घात होती है 3/2। ये मैं डायरेक्ट 3/2 लिख देता हूँ, 2 की पावर 3/2 2.82 होता है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। चलो जी अगली लाइन, बी की सांद्रता को 9 गुना करने पर बी की सांद्रता, अगली बार क्या बोला, बी की सांद्रता को कितना किया 9 गुना, तो अभिक्रिया वेग हो गया 3 गुना। सांद्रता कितनी करी 9 गुना, सांद्रता करी 9 गुना, वेग हुआ 3 गुना, 9 गुना करने पर 3 गुना, इसके पावर बन जाएगी 1/2। तो अभिक्रिया की अगर कोटि निकाले तो इसका जो कोटि है, कोटि का मान आता है 3/2 प्लस 1/2। आंसर क्या देंगे, ये आ जाएगी अभिक्रिया की कोटि 2। ये आपके पास में 2 कोटि की अभिक्रिया की आंसर थर्ड कोटि अभिक्रिया, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब जो मैंने सवाल लिखा है ना, ये इसी प्रकार का सवाल है, पर आपको क्वेश्चन को देने का तरीका मैंने बदल दिया। मतलब क्वेश्चन वो का वही है। अभी तक क्या कर रहा था भाई, हमने डिस्कस किया था ना कि अभिक्रिया की कोटि एक्सपेरिमेंट से ज्ञात करते हैं। अब आप कहीं एक्सपेरिमेंट, तो मैं अभी जो क्वेश्चन लिखवा रहा था ये क्या है, यही तो था ना, एक की सांद्रता को 2 गुना किया तो वेग 2 गुना हो गया, बी की सांद्रता को 9 गुना किया 3 गुना हो गया। ये बेसिकली मैं आपको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बता रहा था। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके मैंने ऑब्जर्व किया कि सांद्रता को बदलने पर अभिक्रिया वेग में कितना गुना परिवर्तन हुआ, और उसके आधार पर हम कोटि पता लगा रहे थे। तो ये तो हो गया इस टाइप का सवाल। अब जो सवाल ले रहे हैं ना, ये सवाल क्या है कि मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया, ए की सांद्रता कुछ रखी, बी की सांद्रता कुछ रखी, तो अभिक्रिया का वेग आया। फिर ए की सांद्रता को बदल के कुछ किया, बी की सांद्रता को किया तो वेग हो गया। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, 2-3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैं एक्सपेरिमेंट की डाटा ही आपको दे रहा हूँ, और डाटा को देख के आपको पता लगाना है इसका वेग नियम क्या होगा। सवाल समझना पहले। एक अभिक्रिया दे रखी है, a+b हमने c बना दिया है, ठीक। अब प्रयोग द्वारा निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमें ये आंकड़े प्राप्त हुए। फर्स्ट कॉलम में लिखा मैंने प्रयोग नंबर, सेकंड कॉलम में लिखा मैंने एक की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, दूसरा जो कॉलम है नेक्स्ट कॉलम में लिखा मैंने बी की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, और नेक्स्ट कॉलम में लिखा मैंने रेट मैंने लिखा मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। मैंने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने ए की सांद्रता ली 0.10, बी की सांद्रता ली 0.10, तो अभिक्रिया का वेग मेरे को मिला 4 × 10⁻⁴। जब मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ए की सांद्रता रखी मैंने 0.20, बी की सांद्रता रखी 0.20, अभिक्रिया का वेग मिला 3.2 × 10⁻3। तीसरा एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया, उसमें मेरे को ए की सांद्रता मिली 0.10, बी की सांद्रता मिली 0.20, मेरा अभिक्रिया का वेग आया 1.6 × 10⁻3, और हमसे बोला गया इसका वेग नियम क्या होगा। सवाल में ये तो पूछ रहे हैं ना, इसका वेग नियम अगर आपने वेग नियम बता दिया तो आप कोटि भी बता सकते हैं। तो ये सवाल जो है उनको कैसे करना है, देखो अभी जो मैं सवाल देता था उसमें क्या करता था, मैं एक्सपेरिमेंट करके और एक्सपेरिमेंट के डाटा खुद कंपेयर करके आपको बताता था। अब यहाँ पे मेरे को कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो यहाँ बेसिकली क्या करना है, इन सवाल को सोल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को दूसरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कंपेयर करना है। सपोज मेरे को क्या करना है, सपोज मेरे को सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक ही कोटि निकालनी है। तो एक ही कोटि निकालने के लिए मैं क्या करूंगा,
एक ही कोटि निकालने के लिए मैं बी की सांद्रता को नियत रखूंगा, एक ही सांद्रता बदलूंगा, तो मैं दो एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करूंगा जिसके अंदर एक ही सांद्रता नियत हो। आप देखो उधर, सॉरी, एक ही कोटि निकाले तो बी की सांद्रता नियत रखेंगे, तो आप देख सकते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को आपस में कंपेयर किया जाए तो बी की सांद्रता नियत है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड से थर्ड। तो मैंने सेकंड से थर्ड के लिए एक एरो बना दिया है, ये लीजिए। देखो जब हम सेकंड से थर्ड जा रहे हैं तो आप देखना, सेकंड से थर्ड गए तो बी की सांद्रता नियत है, बी की सांद्रता नियत है। एक की सांद्रता 0.2 से 0.1 का मतलब एक की सांद्रता कितनी हो रही, आधी, आधी का मतलब 1/2 गुना। ठीक है, तो अभी गिरा वेग 3.2 से कितना होगा 1.6, अभी गिरा का वेग भी 1/2 गुना हो गया। तो इसको, इस बात को मैं से बोल सकते हैं क्या, ये जो लिखा ना मैंने सेकंड से थर्ड, इस बात को मैं से बोल सकता हूँ क्या, बी की सांद्रता को नियत करते हुए, बी की सांद्रता को नियत करते हुए अगर एक की सांद्रता आधी कर देते हो तो अभिक्रिया का वेग भी आधा हो जाता है। आधी करने पर आधा, दुगने पे दुगना, इसका मतलब पावर 1। तो हमको पता लग गया कि ये जो ए है ना, ए के रेस्पेक्ट में कोटि आ रही है 1, तो इसका वेग नियम में यहां लिख देता हूं, ऐसे लिख देता ना, तो आ जाता है वेग बराबर आ जाएगा कि ए की पावर, तो ये 1 आ गया, ए की पावर तो 1 आ गया। चलो अब बी की पावर निकालनी है। बी की पावर निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, एक ही सांद्रता को नियत रखेंगे। अब इसमें देखो एक ही सांद्रता का मतलब आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को कंपेयर कर लो। चलो जो हम 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, जब आप 1 और 3 को कंपेयर करते हैं ना, फिर सब जगह आप 1 से 3 में जाओगे। ये 1 से 3 जा रहा हूं, ये लीजिए 1 से 3, ये लीजिए हम 1 से 3 पे गए, 1 से 3 पे आपको लेके चलते हैं। जब कंपेयर करो तो ये पावर एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁴, यहाँ लिखा हुआ 1.6 × 10⁻3। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 16 × 10⁻⁴। कंपेरिजन करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो जी, अब हम फर्स्ट से थर्ड जा रहे हैं। देखो जब हम फर्स्ट से थर्ड गए, एक ही सांद्रता नियत है। फर्स्ट से थर्ड गए तो एक ही सांद्रता नियत है। बी की सांद्रता 0.1 से 0.2 का मतलब बी की सांद्रता और ये दुगनी। अभिक्रिया का वेग 4 × 10⁻⁴ से 16 × 10⁻⁴, इसका मतलब हो गया 4 गुना। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, एक ही सांद्रता को नियत रखते हुए, एक ही सांद्रता को नियत रखते हुए बी की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग हो गया 4 गुना। सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना। इसका मतलब बी की पावर लिखी जाएगी 2। ये लीजिए, क्या जाएगा बी की पावर 2। ठीक है, तो आंसर कह देंगे, ये तो उसका वेग नियम आ गया। अगर आपसे बोला जा रहा है इसकी कोटि का मान कितना होगा, 1 + 2 = 3 आंसर देंगे। ये एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ये लीजिए, इस टाइप के जब सवाल आए तो इनको इस टाइप से हमको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला सवाल करते हैं सोल्व। सवाल देख लीजिए पहले आप। ठीक है, अब इसको भी इसी टाइप से सोल्व करते हैं जैसे भी बनाया था हमने। एक अभिक्रिया दे रखी है, A + B सबने प्रोडक्ट बना दिया। प्रयोग द्वारा निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। प्रयोग नंबर, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और अभिक्रिया का वेग दे रखा है। सेम उसी प्रकार से सवाल करें। हमें एक ही कोटि निकालनी है तो बी की सांद्रता नियत रखें। चलो जी, हमें एक ही कोटि निकालते तो बी की सांद्रता नियत रखें। बी की सांद्रता आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे चलो, 1 से 2 में आएंगे तो बी की सांद्रता नियत है, नियत आ गई। जब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 जा रहे हैं तो बी की सांद्रता क्या नियत है, और ए की सांद्रता कितनी हो रही है 0.01 से 0.02। ए की सांद्रता हो रही 2 गुना। अभिक्रिया का वेग 0.005 से 0.01, इसका मतलब ये भी 2 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना। इसका मतलब ये हुआ बी की सांद्रता को नियत रखते हुए, ए की सांद्रता को 2 गुना किया तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो गया। तो इसका वेग नियम क्या लिखा जाएगा, वेग बराबर आ गया के ए का पावर, तो ये 1 आ जाएगा, 2 गुना करने पे 2 गुना हो गया। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, अब बी की कोटि निकालते हैं। तो बी की कोटि निकालने के लिए एक ही सांद्रता को नियत रखें। एक ही सांद्रता को नियत रखने के लिए मैं आपको 1 से 3 एक्सपेरिमेंट पे लेके जा, 1 से 3 जा रहे हैं। 1 से 3 गए तो एक की सांद्रता नियत है, बी की सांद्रता हो रही है 2 गुना और अभिक्रिया का वेग नियत है। समझो ना, जब हम 1 से 3 गए तो 1 से 3 जाने पर एक की सांद्रता तो नियत है, बी की सांद्रता हो रही है 2 गुना, अभिक्रिया का वेग वो का वही है। इसका मतलब ये हुआ बी की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया वेग अपरिवर्तित है। सांद्रता बदलने पर वेग अगर अपरिवर्तित हो, इसका मतलब उसकी पावर आती है 0। इसका वेग नियम बनेगा, वेग बराबर के ए का पावर 1 और बी का पावर 0। अगर हमें इसका आंसर देना हो कि कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया की कोटि 1 + 0 = 1 की 1 प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल बन गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण आता है ये। ठीक है जी,
अगला सवाल भी इसी प्रकार का है, ठीक है। देखिए आप, एक अभिक्रिया ए प्लस बी से हमने सी बना दिया, तीन प्रयोग दे रखे हैं, ए की सांद्रता दे रखी है, बी की सांद्रता दे रखी है, अभिक्रिया का वेग दे रखा है, और वही हमको वेग नियम निकालना है कि वेग नियम क्या होगा। तरीका आपको बता चुके हैं, ए की सांद्रता, ए की कोटि निकालनी हो तो बी की सांद्रता नियत रखो, बी की कोटि निकालनी हो तो ए की सांद्रता नियत रखो। चलो जी, ए की कोटि ज्ञात करनी है तो बी की सांद्रता नियत रखे, बी की सांद्रता नियत तो एक भी नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, पहले ए की कोटि पहले बी की कोटि निकाल लो। तो बी की कोटि निकालने के लिए ए की सांद्रता नियत रखोगे, तो कल काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से 3 पे चलते हैं। लीजिए 2 से 3 पे चले, ये 2 से 3 पे चलते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें तो ए की सांद्रता हमारे पास नियत है, बी की सांद्रता कितनी होगी 0.06 से 0.09, कितने गुना, तो 0.09 को 0.06 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 3/2, ये आ जाएगा, इसका मतलब ये 3/2 गुना हो गया, 3/2। अब वे कितने गुना हुआ, तो गुना देखने के लिए क्या करें, भाग लगा दो, तो 2.7 इंटू 10⁻⁻4 के अंदर आप 1.2 इंटू 10⁻⁻4 का भाग लगाओ, ये आएगा 27/12, यानी ये बन जाता है एक तरह से 9/4, ये 9/4 लीजिए, 9/4 गुना आ गया, 9/4 गुना आ गया। तो इस बात को अपने से बोल दे कि हमने एक की सांद्रता को नियत रखा, एक की सांद्रता को नियत रखा, बी की सांद्रता को हमने 3/2 गुना किया, तो अभिक्रिया वेग 9/4 गुना, 3/2 गुना करने पर 9/4, ये तो स्क्वायर, इसका मतलब एक तरह से बी की घात आ गई 2, तो इसका वेग नियम क्या लिखा जाएगा, वेग नियम आता है वेग बराबर के ए का पावर और बी का पावर, तो हमको पता लग गया बी का पावर 2 आ जाएगा, इसका मतलब बी की घात तो 2 आ गई। अब एक ही घात निकाल दे, देखो सर, अब एक ही घात निकालने की बी की सांद्रता नियत रखेंगे, पर बी की सांद्रता तो नियत है ही नहीं, जब नियत नहीं है तो हम कोई सा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, तो हम 1 और 2 को कंपेयर कर, अब मैं 1 और 2 के डाटा कंपेयर कर रहा हूं, तो सब जगह फिर 1 से 2 जाना है, ये 1 से 2 चले। देखो जब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो बी की सांद्रता क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है, देखते चलेगा, बी की सांद्रता क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है, ए की सांद्रता भी हो रही है 2 गुना, और अभिक्रिया का वेग 0.3 से 1.2, ये बन गया बेटा 4 गुना, अभिक्रिया का वेग तो 4 गुना हो रहा है। गुना देखने के लिए क्या तरीका है, अंतिम के अंदर प्रारंभिक का भाग लगा दो, भाग लगा दो, पता लग जाएगा कितना गुना हुआ। अब देखो बी की घात तो 2 है ना, तो बी की घात तो आपने पहले पता लगा ली, बी की घात 2 है। अब क्या हो रहा है, 1 से 2 गए, ए की सांद्रता भी 2 गुना हुई, बी की सांद्रता भी 2 गुना हुई, और अभिक्रिया का वेग 4 गुना हुआ। बी क्या कहता है कि देखो भैया मेरी घात तो 2 है ना, अगर मेरी तुम सांद्रता को 2 गुना करोगे तो मेरी सांद्रता 2 गुना करोगे, मेरी घात 2 है, तो मैं अकेला वेग को 4 गुना कर दूंगा। इसका मतलब ये जो वेग 4 गुना हुआ है ये केवल और केवल बी की वजह से हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ एक ही सांद्रता को दुगुना करने पर एक ही वजह से वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ, यानी जो वेग 4 गुना हुआ ना, तो 4 गुना वेग तो अकेला बी कर देगा, तो फिर ए ने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ एक ही सांद्रता को दुगुना करने से एक ही वजह से वेग में कोई परिवर्तन नहीं आया, जो वेग एक ही वजह से वेग में परिवर्तन नहीं आया, ए की पावर 0। तो आंसर क्या देंगे, ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया की कोटि का मान आता है 2 + 0 = 2, ये लीजिए ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जाती है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक और सवाल देते हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपका सब्जेक्ट में कमांड उतना ही अच्छा होगा। एक और ले लिया मैंने, प्रयोग नंबर, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, अभिक्रिया का वेग दे रखे हैं। चलो जी वापस कंपेयर करते हैं। आप ए की सांद्रता, ए की कोटि ज्ञात करनी है, तो ए की कोटि ज्ञात करने के लिए बी की सांद्रता नियत रखे, तो आप 1 से 4 पे चलो, ये 1 से 4 गए, 1 से 4 पे गए तो फिर आप सभी जगह फिर 1 से 4 जाना है, 1 से 4 ही चलेंगे। ये लीजिए, जब आप इस प्रकार के सवाल करते हैं ना तो घाते बराबर होनी चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं आगे वाला गुणांक देख लेते हैं और घाते तो गड़बड़ कर जाती है। तो ये जो लिखा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 24 × 10⁻³ लिख दिया मैंने। लीजिए, घाते बराबर कर लिया करो, उससे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। चलो जी, 1 से 4 को कंपेयर किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, बी की सांद्रता नियत है, देखो उधर बी की सांद्रता यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 है, बी की सांद्रता नियत है, ए की सांद्रता 0.1 से 0.4 मतलब 4 गुना करी, और अभिक्रिया का वेग 6 × 10⁻³ से 24, इसका मतलब ये भी 4 गुना हो गया। अरे 6 का 4 गुना 24 हो गया, तो ऐसे बोल सकते हैं ए की बी की सांद्रता को नियत रखते हुए नियम लिखना मेरे को, ए की घात और बी की घात बतानी है आपको,
तो ऐसे बोल सकते हैं ना, बी की सांद्रता को नियत रखते हुए ए की सांद्रता को 4 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया, यानी ए की घात 1 आ जाएगी, ए की घात 1 आ गई। अब बी की घात पता लगानी है, तो बी की घात पता लगाने के लिए ए की सांद्रता को नियत कर देते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को कंपेयर कर रहा हूँ, 2 से 3 को कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैं सभी जगह 2 से 3 को कंपेयर करूंगा। ये लीजिए, मैंने आपसे बोला ना पावर एक जैसी कर दो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 28.8 इंटू 10 टू पावर -2 कर दी, तो कंपेयर करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो ऐसे हो सकता है जब हम 2 से 3 जा रहे हैं, 2 से 3 गए तो बी की ए की सांद्रता तो 0.3 है, ए की सांद्रता तो नियत है, बी की सांद्रता 0.2 से 0.4, इसका मतलब बी की सांद्रता हमने करी 2 गुना, बी की सांद्रता 2 गुना करी। अब अभिक्रिया का वेग कितना हुआ, 7.2 से 28, 7 चौकटाई 4 गुना हो गया। आप देखो ना, अभिक्रिया का वेग तो कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, ये 4 गुना हुआ। बी की सांद्रता कितनी करी आपने, 2 गुना करी, और ए की सांद्रता नियत है, इसका मतलब ये हुआ ए की सांद्रता को नियत रखते हुए बी की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग हो गया 4 गुना, 2 गुना करने पर 4 गुना, तो बी की पावर 2, ये बी की पावर हमने 2 लिख दी। तो हम आंसर क्या देंगे, इस अभिक्रिया की जो कोटि है, कोटि का मान लिखा जाएगा 1 + 2 = 3। ये लीजिए, ये एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया बन गई। ये थर्ड ऑर्डर का एक एग्जांपल है, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिया मैंने आपके लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अभिक्रिया, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में एसएट से आ सकता है। एक अभिक्रिया नीट में भी आ सकता है। एक अभिक्रिया 2a + b हमने a2b बना दिया, इसका वेग दे रखा, वेग बराबर k, a की पावर 1 b की पावर 2 विद k बराबर 2 × 10⁻⁶ मोल -2 लीटर + 2 सेकंड इनवर्स। मतलब एक अभिक्रिया दे रखी है और अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया का वेग नियम भी दे रखा है, उसके साथ में उसका वेग नियतांक k का मान दे रखा है। आगे बढ़े, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग ज्ञात करो जब ए की सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर है और बी की सांद्रता 0.2 मोल पर लीटर है। आपसे बोला है इस अभिक्रिया का वेग निकालना है कब, जब ए की प्रारंभिक सांद्रता है 0.1, बी की प्रारंभिक सांद्रता है 0.2। एक सवाल तो ये हो गया, एक तो प्रारंभिक वेग बताना, ये तो बहुत ही आसान हो गया। वेग का फॉर्मूला दे रखा है, के का मान आपको दे दिया, ए की प्रारंभिक सांद्रता दे दी, बी की प्रारंभिक सांद्रता दे दी, दोनों को मान रखते आपका प्रारंभिक वेग आ जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बार क्या बोल रहा है, जब ए की सांद्रता का मान 0.06 मोल पर लीटर हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो। मैं दूसरी बार आपसे पूछ रहा है, जब ए की सांद्रता 0.06 हो जाती है ना, उस समय भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो। इसमें 2 वेग बताने, एक तो प्रारंभिक वेग और एक हमको वेग बताना जब ए की सांद्रता 0.06 हो जाती है। चलो जी, इस सवाल को सोल्व करते हैं। पहले तो मैं प्रारंभिक वेग बताता, तो वेग का फॉर्मूला लिखा मैंने, वेग बराबर होता है, वेग बराबर है के, ए का पावर 1 आ गया और बी का पावर ये 2 आ गया, ठीक है। के का मान रखें, के हमको दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 दे रखा है, ये तो हमारे पास के का मान दे रखा है, ठीक है। ए की सांद्रता सवाल में दे रखी है, ए की सांद्रता 0.1 है और बी की सांद्रता 0.2, पर इसका स्क्वायर बनेगा तो 0.2 × 0.2 बन जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके और इसका आंसर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो लिखा हमने पावर 1 2 3 10⁻⁹ किया जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो प्रारंभिक वेग आ गया, तो इसका प्रारंभिक वेग तो कितना आ गया, प्रारंभिक वेग तो आ गया 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो प्रारंभिक वेग आ गया है, ठीक है। ये तो प्रारंभिक वेग है। अब सवाल में आपसे क्या बोला, एक तो प्रारंभिक वेग निकालना है, ये तो मैंने सोल्व कर दिया। आपसे दूसरी बात क्या बोला, जब ए की सांद्रता का मान 0.06 हो गया उस समय भी वेग बताना है। चलो जी, दूसरा वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अभिक्रिया क्या दे रखी है, अभिक्रिया आपको दे रखी है, ये तो अभिक्रिया आपको बस में 2a + b, इस 2a + b से इसने ये a2b बना रखा है। इस अभिक्रिया की रसमीकरण मिति है 2:1:1, ये दे रखी है। आपसे क्या बोला, t = 0, t = 0 पर a की सांद्रता का मान 0.1 है, b की सांद्रता का मान 0.2 है। अब क्या बोल रहा है, अभिक्रिया का वेग कब बताना है, जब a की सांद्रता का मान 0.06 हो गया, समझना। अभिक्रिया का वेग कब पूछा, वेग कब पूछ रहा है, जब ए की सांद्रता का मान 0.06 हो गया। अब आप एक बात बताओ, अगर ए की सांद्रता पहले तो 0.1 थी, 0.1 से 0.06 हो गई तो ए की सांद्रता में कमी आई, तो जिस समय ए की सांद्रता 0.06 होगी हमें यह पता लगाना है उस समय फिर बी की सांद्रता कितनी होगी, कैसे पता लगाएंगे, ये 2 अनुपात 1 है।
2:1 है ना, 2:1 का मतलब ये हुआ ए का अगर 2 भाग चला जाएगा तो उतने ही समय में फिर बी का 1 भाग जाएगा, या 2:1 का मतलब ये हुआ ना अगर ए का 2 पार्ट डिसोसिएट हुआ तो उतने समय में बी का 1 पार्ट डिसोसिएट होगा, 2:1। अब देखो ए जो है ना ए की सांद्रता कितनी है 0.1 है, 0.1 से कितनी होगी 0.06, इसका मतलब 0.04 चला गया। ए का कितना गया 0.04 गया भैया, ए का कितना गया 0.04 गया ना। कैसे पता लगा, पहले 0.1 था अब 0.06 हो गया, तो इसका मतलब 0.04 चला गया, इसका ए का 0.04 चला गया। ये 2:1 का मतलब अगर ए का 2 जाएगा तो बी का 1 जाएगा, अगर ए का 8 जाएगा तो बी का 4 जाएगा, पर ए का तो 0.04 गया ना। अगर ए का 0.04 गया उतने समय में फिर बी का जाएगा 0.02। तो बी की सांद्रता हमने कितनी ले रखी थी 0.2 ले रखी थी, उसमें से कितना जाएगा 0.02, इसका मतलब ये बचेगा 0.18। तो ये मतलब हुआ जब ए की सांद्रता का मान 0.06 हो गया उस समय फिर बी की सांद्रता बन जाती है 0.18। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, ठीक है जी। आपको वेग निकालना है तो चलो जी, वेग नियम तो वही रहेगा, वेग नियम थोड़ी समय के साथ बदलता है, तो वेग नियम तो आ जाएगा ना, वेग बराबर के ए का पावर 1 और बी का पावर 2। के भी नहीं बदलता, आपसे बोला भी था के का मान सांद्रता डिपेंड नहीं करता, के का मान रखा, ए की सांद्रता की जगह मैं रख दूंगा 0.06 और बी की सांद्रता की जगह रखूंगा 0.18। इसका ये स्क्वायर करना है तो वेग का मान आ जाएगा, ये हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड का आंसर आ जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इसको सोल्व करके देख लीजिए, इसका आंसर आ जाता है 0.0038 into 10 to the power -6। ठीक है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 3.8 into 10 to the power -9 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, एक क्वेश्चन और ले रखा है मैंने आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया हमारे पास 2NH3 से हमने बना दिया N2 + 3H2 माइनस DNH3/dt का मान दे रखा है, K1NH3 प्लस DN2/dt का मान दे रखा है, K2 × NH3 और DH2/dt का मान दे रखा है आपको K3 × NH3। K1 K2 तथा K3 के मध्य संबंध है, आपको बताना K1 K2 K3 के मध्य क्या संबंध बनेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले इसका ROR लिखना पड़ेगा। मैं इसको देखिए, इसका ROR लिखूं, ये ROR लिखा तो इसका ROR लिखा जाता है -1/2 DNH3 -1/2 DNH3/dt इक्वल टू प्लस DN2/dt इक्वल टू प्लस था प्लस 1/3 DH2/dt। ये हमने इसका ROR लिख दिया है। ठीक है, ये तो ROR आ गया। अब ROR लिखने के बाद क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करें। देखो तो -DNH/dt का मान दे रखा K1, तो ये 1/2 है ना, तो इसके जगह ये मान रखा जाए तो ये बन जाता है K1 × NH3/2। ये लीजिए, ये आ जाएगा इक्वल टू DN2/dt, इसका मान दे रखा हमको, इसका मान हमारे पास है K2 × NH3। ये लीजिए, इसका भी मान दे रखा हमको। नेक्स्ट DH2/dt का मान दे रखा, तो ये बन जाता है K3 × NH3, इसका पावर ये 3 आ जाता है। तो देखो NH3 से ये सारे कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास बचा क्या K1/2 इक्वल टू K1/2 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3/3। ठीक है, एक काम करें, इस पूरे को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, या चलो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है 3/2 का मतलब 1.5 K1। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा 3K2। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है K3। ये आपको बस में आंसर। ऑप्शन देखें 1.5 K1 इक्वल टू 3K2 इक्वल टू K3। इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी नीट के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों, हमने ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया और आपको उसकी अनुता भी बता दी है और ऑर्डर के हमने सवाल भी बना लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्डर की काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं, मतलब
हम बलगति की अध्ययन कर रहे हैं वो भी भिन्न कोटि को लेके। सबसे पहले हम आपको शून्य कोटि अभिक्रिया लेके उसका बलगति के अध्ययन करवाएंगे, फिर हम आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के बलगति के अध्ययन के बारे में बात करेंगे, फिर हम आपको nth ऑर्डर के बारे में बता देंगे ताकि आप उसे किसी भी कोटि की अभिक्रिया का काइनेटिक स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का बलगति की अध्ययन। हेडिंग लिखा हमने काइनेटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अंदर सबसे पहले ले रहे हैं हम शून्य कोटि अभिक्रिया। फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने काइनेटिक स्टडी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया का बलगति की अध्ययन। ठीक है, मैंने मान लिया मेरे पास एक शून्य कोटि अभिक्रिया है ऐसे भी, माना एक शून्य कोटि अभिक्रिया ए से बी का बनना एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। प्रारंभ जब t बराबर 0 है तो मैंने मान लिया t बराबर 0 पर क्रियाकारक सांद्रता a है और b उत्पाद तो बनेगा नहीं, वो 0 मान लिया। समय t पर मैंने मान लिया जो क्रियाकारक है उसका x मोल डिसोसिएट हो गया तो कितना बचेगा a माइनस एक्स और ये बनेगा x। ठीक है, हमको वेग लिखना है। अभिक्रिया हमारी शून्य कोटि की है, वेग लिखने का तरीका बताया था ना, वेग बराबर होता है k सांद्रता की पावर कोटि, शून्य कोटि है तो इसको लिखा जाएगा रेट, मतलब वेग बराबर। अब देखो ए तो क्रियाकारक है ना, और क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में वेग लिखा जाता है विलुप्त होने की दर, तो इसको लिखा हमने रेट बराबर माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर के सांद्रता की पावर जीरो इसलिए क्या हमने, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया। अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी तो पावर में 1 कर दूंगा, इसको बोल देता है ये इसका अवकलित वेग समीकरण, अवकलन के रूप में लिखा गया है ना, इसलिए बोलता है अवकलित वेग समीकरण है। चलो जी, एक की पावर 0, किसी की पावर 0 करें इसका मान 1 होगा तो हम इसको से लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा k आ जाएगा। ठीक है, इस डी2 को इधर भेज दिया तो माइनस डी ए इक्वल टू आ जाता है k डी टी। अब इसका हम समाकलन करते हैं, इसका समाकलन क्या तो माइनस डी ए समाकलन का ये समाकलन कर दिया, k डी टी के तो कांस्टेंट है, डी टी का समाकलन क्या प्लस एक कांस्टेंट लिख दिया c, जिसको बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। ठीक है, माइनस डी ए, माइनस की जगह माइनस है ना, डी ए का समाकलन क्या होगा भैया a, k डी टी का समाकलन होगा t, तो ये बनेगा के टी प्लस c। अब मेरे को क्या करना है, ये जो c है, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये जो समाकलन स्थिरांक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो c का मान ज्ञात करता हूं मैं। c का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे बोला कि देखो जब t बराबर 0 होता है तब a की सांद्रता a नोट होती है, या आप उसको a भी बोल सकते हैं। समय t पर एक का वियोजन हुआ तो समय t पर क्या बोलेंगे, क्रियाकारक a की सांद्रता को लिखने का तरीका a और इसके नीचे से t लिख दिया जाता है, उसको a माइनस s लिख दिया जाता है। मतलब जब प्रारंभ की जो सांद्रता है ना, प्रारंभिक सांद्रता को लिखने का तरीका या तो आप स्मॉल a लिख दो या a नोट लिख दो। समय t की सांद्रता को लिखने का तरीका है या तो आप इसको at लिख दें या a माइनस, अच्छा इसको एक और तरीका लिखने का, आप इसको ये भी लिख सकते थे, इसको लिख देते हैं सी नोट और इसको लिख देते हैं आप चाहो तो सी टी भी लिख सकते थे, ये भी एक ही बात है, सी नोट और सी टी। सी नोट का मतलब सी का मतलब सांद्रता, सी नोट का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, सी टी का मतलब समय टी की सांद्रता। तो आप चाहे सी टी लिखो या आप इस टाइप से ए टी लिखो या ए माइनस एक्स लिखो, इन सब का एक ही मतलब होता है। चलो जी, ये जो समीकरण थी ना अभी हमारे पास है, इसमें सी का मान ज्ञात करना, उसमें क्या करें, टी की जगह टी की जगह तो 0 रखो और ए की जगह ए नोट रखो, तो ये आ जाएगा। ये तो समीकरण थी माइनस ए। अब ये जो ए है ना, ये ए का मतलब देखो सांद्रता जो होती है ना वो समय के साथ बदलती है, तो जो भी सांद्रता होती है किसी समय की, तो जो ए है ना इसका मतलब एक तरह से ये एटी लिखा हुआ है, समय टी की सांद्रता है। अब समय टी क्या ले रहे हो आप, टी 0 ले रहे हो, तो इसकी जगह टी की जगह क्या रखा 0, टी बराबर 0 रखे, और टी बराबर 0 अगर है प्रारंभ में तो सांद्रता की जगह ए की जगह ए नोट लिख देंगे, तो ये सी का मान आ जाएगा माइनस ऑफ ए नोट। तो यहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकाल ली माइनस ए नोट। ये जो सी की वैल्यू है वापस में फर्स्ट के अंदर रख देता हूँ, तो हमारे पास समीकरण बनेगी माइनस ए टी बराबर के टी माइनस ऑफ ए नोट। ये लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, माइनस ए टी इक्वल टू के टी माइनस ए नोट आ जाएगा। इस माइनस को उधर भेज दिया, माइनस को उधर भेज देते हैं, या माइनस को नहीं भेजे, माइनस को ये रहने दो। ए टी की जगह लिखा मैंने ए माइनस एक्स और के टी की जगह के टी लिखा, और ये जो ए नोट इसकी जगह मैंने ए लिख दिया है। इस अब ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इसको ओपन करें, ये तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू के टी माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, एक्स इक्वल टू के इंटू टी, या के इक्वल टू लिख सकते हैं आप एक्स अपॉन टी। ये जो के इक्वल टू एक्स अपॉन टी है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ये शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का फॉर्मूला है, और ये आया किससे, समाकलन से, इसलिए बोलते थे ये शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, समाकलन से आया इसलिए समाकलित वेग समीकरण होता है। ठीक है, तो आप ये याद कर लो, k बराबर x अपॉन टी, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का एक समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है,
अब हम एक काम करते हैं, ये जो शून्य कोटि अभिक्रिया है इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ हम बना रहे हैं एक्स वर्सेस टी, एक्स और टी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जब भी हमें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जब भी ग्राफ बनाना हो, ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, जिन दो पैरामीटर के बीच में ग्राफ बना रहे हो उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है वो रिलेशन लिखो, नंबर 1। सेकंड क्या करें, आपने जिसको वाई स्केल पे लिया उसको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सबको राइट साइड में भेज दो। और थर्ड स्टेप, इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर लीजिए। चलिए जी, x और t के बीच में ग्राफ बनाना है, मेरे को ग्राफ बनाना x और t के बीच में। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि x और t के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो लिखो। तो रिलेशन हमारे पास आता है, रिलेशन ये तो आता है ना यार, k इक्वल x अपॉन t आता है। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला लिखना। स्टेप नंबर 2 क्या बताया, आपने जिसको वाई स्केल पे लिया उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो। वाई स्केल पे क्या लिया, x लिया ना, यानी x को लेफ्ट हैंड साइड में रखे, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, x बराबर आ जाएगा k * t। ये लीजिए। थर्ड स्टेप क्या बता रहा, किससे कंपेयर करो, y बराबर mx प्लस c से। ये लीजिए, हमने इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर लिया। तो y स्केल पे तो ये x आ गया, ये तो x हो गया, y स्केल पे आ गया, t पे ये आ गया, इसका स्लोप आ गया k, और c की जगह कुछ नहीं मतलब 0। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका इंटरसेप्ट होगा 0, मतलब एक सरल रेखा बनेगी जो उसके मूल बिंदु या सेंटर से पास होने वाली एक सरल रेखा बनेगी, और इसका ढाल m स्लोपित होता है ना, और इसका स्लोप आता है k। ये इसका ग्राफ बन जाता है। तो ग्राफ बनाने के लिए 3 पॉइंट को आपको फॉलो करना है। नंबर 1, जिन दो पैरामीटर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं उनके बीच में रिलेशन जो भी होता है वो लिखो। सेकंड नंबर, आपने जिसको वाई स्केल पे लिया उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। और थर्ड स्टेप है, हमने आपको बताया y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करना है। जो इसमें एक और ग्राफ बताता हूँ। दूसरा जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ ct या ct की जगह at भी लिखा जा सकता है, इसको a माइनस x भी बोल सकते हैं, इन तीनों का एक ही मतलब है। और सिमेट्री, अभी एक फॉर्मूला लिखा था हमने, माइनस at इक्वल टू kt माइनस a नोट आया था। ठीक है, ये रिलेशन लिखा, पहला स्टेप रिलेशन। सेकंड स्टेप क्या बता रखा, आपने जिसको वाई स्केल पे लिया उसको लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में भेज दो। तो वाई स्केल पे तो मैंने 80 लिया, तो मतलब लेफ्ट साइड में 80 रहना चाहिए, बाकी सबको राइट में भेज दो। तो माइनस को उधर भेज दिया तो मेरे पास आ जाएगा 80 इक्वल टू माइनस kt प्लस a नोट आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या बता रखिए, इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से। ये लीजिए, हमने इसको कंपेयर किया, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लिया, तो y स्केल पे तो ये आ गया है, x स्केल पे ये आपका t आ गया, स्लोप की जगह माइनस k आ गया, और इंटरसेप्ट आ गया। इसका मतलब एक सरल रेखा बनने जा रही है, एक सरल रेखा बनेगी, एक सरल रेखा बनेगी जिसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट a नॉट। तो देख सकते हैं at और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, इसका स्लोप आ रहा है माइनस k और इसका अंतखंड आ रहा है a नॉट। ये इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है जी, हम शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर मैंने आपको वेग नियतांक का फॉर्मूला बता दिया। अब मैं आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल के बारे में समझा देता हूँ। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए अर्ध आयुकाल का क्या मतलब होता है। अर्ध आयुकाल का मतलब एक ऐसा समय जिसमें हमने जितना क्रियाकारक लिया है उसका 50% डिसोसिएट हो गया, 50% डिसोसिएट हो गया। ये तो अर्धायुकाल का मतलब है। तो हाफ लाइफ का मतलब वो समय जिसके अंदर जो भी हमारा क्रियाकारक है उसका 50% पार्ट डिसोसिएट हो गया। तो क्या काम करें, आपको अर्धायुकाल का फॉर्मूला बनाना है। तो जो वेग नियतांक का फॉर्मूला है उस वेग नियतांक के फॉर्मूले में समय t की जगह t हाफ रखेंगे और x की जगह रखेंगे a/2। x का मतलब डिसोसिएट हो गया। हमने प्रारंभ में कितना लिया a, तो डिसोसिएट कितना होगा a/2 तो होगा ना। तो जो वेग नियतांक का फॉर्मूला है उसमें t की जगह t हाफ रखो, x की जगह a/2 रखो। फॉर्मूला क्या था, k बराबर x अपॉन टी, x की जगह रखा a/2, t की जगह t हाफ। तो t हाफ का फॉर्मूला आ गया a अपॉन 2k। दो नियतांक है, k भी नियतांक है, इससे देखो पता लगा इसका जो अर्ध आयुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, याद रख लेना। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती। अगर हम अर्ध आयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता एक के मध्य ग्राफ बनाए तो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा, और इसका जो स्लोप है ये बनेगा 1/2k, 1/2k इसका ढाल बन जाएगा। जिस प्रकार से हमने अर्ध आयुकाल निकाला ना, t 50% निकाला, इसी टाइप से हम t 3/4 या t 75% मतलब इसको तीन चौथाई वियोजित होने में कितना समय लगेगा, 3/4 का मतलब 75% विघटित होने में कितना समय लगेगा, वही तरीका है। आपको t 75% निकालना है या आपको t 3/4 निकालना है तो वेग नियतांक के फॉर्मूले में t की जगह तो t 3/4 लिखो और x की जगह 3a/4 लिख दो। ठीक है, तो k बराबर क्या होता है, k बराबर है ना यार x अपॉन t, x की जगह लिखा 3a/4, t की जगह t 3/4। यहां से देखने से पता लगा t 3/4 आता है 3/2 टाइम्स ऑफ
ए अपॉन 2k। ए अपॉन 2k तो यार हाफ लाइफ होता है, इसको देख के पता लग रहा है इसका जो हाफ लाइफ है ना, सो इसका जो 75% टाइम है वो हाफ लाइफ का 1.5 गुना होता है। इसका मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया को 75% वियोजित होने में जो समय लगेगा वो उसके अर्ध आयुकाल का 1.5 गुना होता है। रिजल्ट याद कर ले, शून्य कोटि अभिक्रिया को 75% डिसोसिएट होने में जो समय लगता है वो उसके अर्ध आयुकाल का 3/2 टाइम्स या बोल सकते हैं 1.5 गुना होता है। ठीक है जी। अब शून्य कोटि अभिक्रिया की बात हो रही है। शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर एक और पॉइंट हमने ले लिया, टी 100% या बोलते हैं टी कंप्लीशन, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा उसको बोलते टी 100%। तो क्या काम करें, जो वेग कोई सा भी समय निकालना हो, चाहे आपको टी 20% निकालना हो, 50% निकालना हो, 30%, 80%, क्या करें उस फॉर्मूले में टी की जगह वो समय रख दें और x की जगह वैल्यू पुट कर दे जितना परसेंट हो रहा है। अब इसने बोला t 100% का मतलब x कितना होगा, तो जितना लिया सारा का सारा चला गया, तो फॉर्मूले में t की जगह t 100% रखे और x की जगह आप a रखे। 100% का मतलब आपने प्रारंभ में a लिया तो a का a चला गया, तो x की जगह a रखना पड़ेगा यार, k बराबर होता है ना x अपॉन t। x की जगह हमने क्या रखा a, t की जगह t 100%। इसको देखने से पता लग रहा t 100% इक्वल टू आ गया a अपॉन k। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला जानते हो, हाफ लाइफ ये तो लिखवा था t 50% इक्वल टू है a अपॉन 2k। आप दोनों को कंपेयर करें तो क्या पता लग रहा है, इसका जो 100% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो उसके अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। तो रिजल्ट याद कर लेना, रिजल्ट ये बन गया, शून्य कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो उसके अर्ध आयुकाल का दुगुना होता है, और शून्य कोटि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो उसके अर्ध आयुकाल का 1.5 गुना होता है। ये हमने आपको शून्य कोटि अभिक्रिया की काइनेटिक स्टडी बता रहे। अब मैं आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण भी समझा देता हूं। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण याद कर लेना। पहला उदाहरण, ये जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, जो लाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, हमने काइनेटिक स्टडी करी थी ना, वो H2+Cl2 बताया था। जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट होती है। उन अभिक्रियाओं का वेग क्रियाकारी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है वो बेसिकली शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। पहला उदाहरण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एग्जाम्पल याद कर लेना। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया, धातु की सतह पर गैस का विघटन, धातु की सतह उस पर जो गैस का विघटन है। अब धातु की सतह पर गैस का विघटन कैसे होता है, धातु की सतह क्या करती है, वो जो गैस है उसका अधिशोषण करके उसका विघटन करती है। तो या तो ऐसे बोल दीजिए धातु की सतह पर गैसों का विघटन, या ऐसे बोल सकते हैं धातु की सतह पर गैस का अधिशोषण। तो दूसरा एग्जांपल, धातु सतह पर गैसों का विघटन, या मैंने लिख दिया अधिशोषण। इसके 3 एग्जांपल लिखे मैंने। देखो, HI गैस का गोल्ड की सरफेस पर अधिशोषण, या ऐसे बोल सकते हैं HI गैस का गोल्ड की सरफेस पर विघटन। दूसरा, अमोनिया गैस का टंगस्टन सरफेस पर विघटन, एक हमने ले लिया। N2O गैस का हॉट प्लेटिनम के सरफेस पर विघटन। आप देख सकते हैं तीनों एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, गैस का विघटन धातु सतह पर हो रहा है। तो गैसों का जो धातु के सतह पर विघटन है ये भी एक शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है, याद कर लेना। ठीक है जी, हमने आपको शून्य कोटि अभिक्रिया में बारे में बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का बलगति के अध्ययन। मैंने आपसे बोला था ना, अब भिन्न कोटि अभिक्रिया को बलगति के अध्ययन लेंगे। तो पहला तो लिया मैं शून्य कोटि अभिक्रिया, दूसरा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ काइनेटिक स्टडी ऑफ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक स्टडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का रासायनिक बलगति की अध्ययन। इसके डिफरेंट पॉइंट है, 1 बाय 1 करके बात करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिया, माना एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, मैंने मान लिया मेरे पास एक प्रथम कोटि अभिक्रिया A से B का बनना, मैंने मान लिया A से B का बनना, मेरे पास एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। T बराबर 0 पर क्रियाकारक की सांद्रता A है, उत्पाद की सांद्रता होगी 0। समय T पर हमने मान रखा ना X वियोजन हो गया। अगर इसका X वियोजन होगा तो कितना बचेगा, A माइनस X, और उत्पाद बनेगा X। मेरे को वेग लिखना है, तो वेग लिखने का तरीका, वेग क्रियाकारक A विलुप्त होता है और क्रियाकारक A विलुप्त होगा तो A के रेस्पेक्ट में लिखेंगे विलुप्त होने की दर। तो वेग बराबर आ गया माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू K। प्रथम कोटि है तो क्रियाकारक की सांद्रता की घात 1, शून्य कोटि में घात हमने 0 लिखा था, प्रथम कोटि में 1 लिखेंगे। 2 कोटि का होगा तो यहाँ 2 लिख देंगे यार। चलिए इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं, माइनस DA इस 1 को इधर ले आया तो इक्वल टू आ गया K इंटू DT। इस DT को मैंने इधर भेज दिया है। वही समाकलन करें, इस समाकलन का चिन्ह हमने लगा दिया समाकलन, और इससे नाम लिख दिया C। DA अपॉन A, DA अपॉन A का समाकलन होता है log E बेस A। ये लीजिए, माइनस की जगह माइनस, log E बेस A लिखा।
dt का समाकलन t होगा तो kt प्लस c लिखा। अब मेरे को c का मान ज्ञात करना है। c का मान ज्ञात करने का तरीका t बराबर 0, a बराबर a नोट। इस फॉर्मूले में t की जगह 0 रखो और a की जगह a नोट रखो तो यह आ जाता है माइनस log e बेस a नोट इक्वल टू k, t की जगह 0 प्लस c, तो c का मान हमारे पास आ गया माइनस log e बेस a नोट, c का मान आ गया। अब जो c का मान आया ये वापस में 1 में रख देता हूं। समीकरण नंबर 2 में जो c का मान आ रहा है ना, ये c का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में वापस रख दें तो देखो 2 से c का मान यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस log e बेस a इक्वल टू kt, और c की जगह मैंने ये वापस रख दिया। नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं आप, ये लो, ये लीजिए माइनस log e बेस at इक्वल टू kt माइनस ऑफ log e बेस a नोट, यहाँ तक आ गया। चलो जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, kt बराबर आ जाएगा log e बेस a नोट माइनस log e बेस at आ जाएगा। kt बराबर ये log x माइनस log y को लिखा जा सकता है ना, log x अपॉन y, तो इसको लिखा मैंने k बराबर 1 अपॉन t log e बेस a नोट अपॉन at। a नोट का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, इसकी जगह आप a भी लिख सकते हो। at का मतलब समय t की सांद्रता, इसकी जगह आप a माइनस x भी लिख सकते हो। इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया, इस a नोट की जगह a लिखा, at की जगह a माइनस x लिखा। ये फॉर्मूला मेरा e बेस में है। इस e बेस के फॉर्मूले को 10 बेस में बदल दिया। e बेस को 10 बेस में बदलने के लिए उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। अगर 10 log के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो 10 बेस है। अगर e बेस होगा तो मैं जरूर लिखूंगा e। अगर मैं log के नीचे कुछ नहीं बेस लगाता हूं, इसका मतलब वो 10 बेस ही लिया जाता है। तो फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। इसको बोल दिया जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण था ना, k बराबर x अपॉन t, इसी प्रकार से फॉर्मूला याद कर लो। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ये मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया का फर्स्ट पॉइंट लिखा। प्रथम कोटि अभिक्रिया का सेकंड पॉइंट, इसमें एक समीकरण है जिसका नाम है विल हिल्मे समीकरण। एक समीकरण ये कुछ नहीं है, बस कुल मिला के ये जो वेग नियतांक का फॉर्मूला है ना, इस वेग नियतांक को फॉर्मूले को ही तोड़ मरोड़ के और दूसरे तरह से मैं आपको दिखा दूंगा और उसको मैं बोल दूंगा विल हिल्मे समीकरण। देखो अभी बताया ना kt बराबर है log e बेस a नोट अपॉन at, यही फॉर्मूला लिया हमने, यही फॉर्मूला ले रखा। kt बराबर log e बेस, इस a नोट की जगह लिखा मैंने c नोट, at की जगह मैंने ct लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। nt log लिया तो ये बनेगा e का पावर kt इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं सी नोट इक्वल टू आ जाएगा ना ct e का पावर kt, या ct को इधर लिया सी नोट को उधर ले जाए तो ये बन जाता है ct बराबर आ गया सी नोट e का पावर माइनस kt। इस फॉर्मूले को देख के क्या पता लग रहा है, इस फॉर्मूले को देख के पता लग रहा है कि हमारा जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता समय के साथ चरघातांकी रूप से डिक्रीज हो रही है। दिख रहा है ना, ct बराबर सी नोट e का पावर माइनस kt। तो हमेशा बोल सकते हैं ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, हमेशा बोल सकते हैं ना, ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ चरघातांकी रूप से डिक्रीज होती है, जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ में एक रेखीय रूप से कम होती है। जब कभी भी सांद्रता रेखीय रूप से कम होती है तो एक निश्चित समय के बाद पूर्ण हो जाती है। इसीलिए बोला भी था शून्य कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है, और वो निश्चित समय था ना a अपॉन k। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ चरघातांकी रूप से डिक्रीज होती है, और जब कभी भी चरघातांकी रूप से डिक्रीज हो तो क्रियाकारक की सांद्रता को शून्य होने में अनंत समय लगता है। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक है, आप जानते हैं जो फॉर्मूला लिखा ना ct बराबर सी नोट e पावर माइनस kt, सेम ऐसा कैसा फॉर्मूला पढ़ते हैं हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो जो रेडियो एक्टिव विघटन है उसकी बल गति की और फर्स्ट ऑर्डर की बल गति की एग्जैक्टली सेम वो की वही है। आप पढ़ते हैं ना रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम फॉर्मूला बताते हैं n इक्वल टू n नोट e का पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी, एग्जैक्टली वो का वो फॉर्मूला यहाँ पर रहता है। दोनों की काइनेटिक स्टडी एग्जैक्टली सेम है, इसलिए बोला जाता है जितने भी रेडियो एक्टिव विघटन है वो सब के सब प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेडियो एक्टिव विघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो उत्तर देना है प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। ठीक है जी, ये जो पॉइंट बोले ना, ये मैंने पॉइंट यहाँ लिख दिया, ये पॉइंट लिखा मैंने। प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होती है, बता दिया।
सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, ये भी आपको बता दिया। अनंत क्यों लगता है, कारण भी आपके सामने, क्योंकि रेडियो एक्टिव ऐसे बोल सकते हैं इसका विघटन होता है चरघातांक के रूप से, और जब कभी भी चरघातांक के रूप से विघटन होता है तो क्रियाकारक की सांद्रता को शून्य होने में अनंत समय लगता है। ठीक है जी। अब इसमें ग्राफ भी बना देते हैं। एक ग्राफ हम बना रहे log AT वर्सेस T, ये ग्राफ बना रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला, ग्राफ बनाने के लिए 3 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखे, तो मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला याद आया, माइनस log E बेस AT इक्वल टू KT माइनस E फॉर्मूला आया था, पहला पॉइंट तो फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट क्या बताया, आपने जिसको वाई स्केल पे लिया उसको लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में भेज दो। तो वाई स्केल पे तो मैंने log AT लिया, तो मैं log AT को लेफ्ट में रहने देता हूँ, बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। तो इस माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, तो माइनस को उधर भेजा तो ये आ गया log E बेस AT इक्वल टू माइनस KT प्लस E आ जाएगा। तीसरी स्टेप क्या बता रखी, y बराबर mx प्लस से कंपेयर करो। ये तो E बेस में है ना, अब ये 10 बेस में पूछ रहा है, E बेस को 10 बेस में चेंज कर देता हूँ पहले तो log AT इक्वल टू आ जाएगा माइनस k अपॉन 2.303t, और ये log 10 में कन्वर्ट हो गया। कंपेयर किया y बराबर mx प्लस c से, तो y तो ये हो गया, x पे स्केल पे t आ गया, स्लोप आ रहा है माइनस k अपॉन 2.303, अंतखंड ये आ गया। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा एक नेगेटिव ऋणात्मक ढाल की सरल रेखा होगी, और जिसका अंतखंड होगा log a0 और ढाल होगा माइनस k अपॉन 2.303। आप देख सकते हैं ये हमने ग्राफ बना दिया, ऋणात्मक ढाल की सरल रेखा जिसका स्लोप है माइनस k अपॉन 2.303, और इसका अंतखंड आ रहा है log ऑफ a0। ये लीजिए, ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। ठीक है जी। एक और ग्राफ बना रहे हैं, दूसरा ग्राफ हम ले रहे हैं CT, या ऐसे बोल सकते हैं AT या a माइनस x बोल सकते हैं, और t के बीच में ग्राफ बना है। फॉर्मूला लिखा CT बराबर C नोट E पावर माइनस KT। इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ में चरघातांक के रूप से डिक्रीज होती है। इधर हमने CT लिया, इधर T लिया, तो ये लीजिए चरघातांक के रूप से डिक्रीज हो रही है। क्रियाकारक की सांद्रता को शून्य होने में अनंत समय लगता है। एक और ग्राफ हमने बनाया log A अपॉन A माइनस x वर्सेस T के बीच में बना दिया। पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला ये होता है k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। नंबर एक फॉर्मूला लिखा। सेकंड नंबर, जिसको y स्केल पे लिया उसको लेफ्ट में रखो, तो y स्केल पे हमने log a अपॉन a माइनस x लिया, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log a अपॉन a माइनस x इक्वल टू kt अपॉन 2.303। फिर इसको कंपेयर किया y बराबर mx प्लस c से, तो y स्केल पे तो ये आ गया, x स्केल पे मेरा t आ गया, m की जगह लिखा हुआ k अपॉन 2.303, और c की जगह कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब c का मान 0, 0 का मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब एक सरल रेखा बनेगी जो सेंटर से पास होगी। देख सकते हैं ये सरल रेखा, इस सेंटर से पास होने वाली एक हमने सरल रेखा बना दी है। समझ में आ रही भी? ठीक है। हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑर्डर के हमने 2 पॉइंट आपको बता दिए। अब फर्स्ट ऑर्डर के मैं बताने जा रहा हूं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंदर ही बात करें, वियोजन की मात्रा अल्फा, इसके वियोजन की मात्रा अल्फा के बारे में आपसे बात करते हैं। ठीक है। वैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का फॉर्मूला लिखा हमने, KT बराबर है log E बेस A अपॉन A माइनस x। ठीक है। एंटी लॉग लिया तो ये बनेगा E पावर KT इक्वल टू A अपॉन A माइनस x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको इन्वर्ट करें तो ये बनेगा a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू e पावर माइनस KT। ठीक है, देखते चले। a माइनस एक्स अपॉन a है ना, इसको लिखा मैंने a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a अपॉन a तो 1 आ गया, माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू e पावर माइनस KT आ गया। आप जानते हैं ये जो वियोजन की मात्रा होती है ना अल्फा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है वियोजित मोल अपॉन प्रारंभिक मोल। वियोजन की मात्रा अल्फा किसके बराबर होती है? वियोजित मोल अपॉन प्रारंभिक मोल, यानी x अपॉन a, x तो वियोजित मोल है, प्रारंभिक मोल मेरा a है, तो x अपॉन a की जगह में अल्फा लिख दूंगा। तो x अपॉन a की जगह अल्फा लिखा तो बनेगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू e पावर माइनस KT। यहाँ से अरेंज किया तो अल्फा बराबर आता है 1 माइनस e पावर माइनस KT। ये लीजिए, ये मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वियोजन की मात्रा अल्फा का फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला ही याद करना है डायरेक्ट। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिया मैंने हाफ लाइफ पीरियड, वही इसके लिए अर्धआयुकाल की बात करते हैं। अब बिल्कुल सेम है जैसे हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर अर्धआयुकाल निकाला था, 75% टाइम भी निकाला था, एग्जैक्टली उसमें इसमें भी ऐसे कैसे बात करते हैं। हमको अर्धआयुकाल लाना है तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में t की जगह t हाफ रखूंगा और x की जगह a/2 रख दूंगा, तो k बराबर 2.303 अपॉन t, t की जगह t हाफ log a अपॉन a माइनस x की जगह a/2 लिख दिया, ऐसे कैंसिल हो गया। यहाँ बनेगा log 2, तो फॉर्मूला बना t हाफ इक्वल टू
2.303 इंटू log 2 अपॉन के, यहां तक आ गया। देखो ये लिखा हुआ है log 2 इंटू 2.303, ये तो 10 बेस है ना, तो इसको अगर ई बेस में लिखना चाहते आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल log 2 अपॉन के, ये लिखो या ये लिखो, बात है कि हाँ चलो जी। टी हाफ इक्वल टू 2.303, जो log 2 हो ना, log 2 का मान होता है 0.3010, तो 0.3010 को अगर आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, इसका मल्टीपल देता है 0.693, तो हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपने देखा, शून्य कोटि का अभिक्रिया का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला था वो था a अपॉन 2k, इसका फॉर्मूला है 0.693 अपॉन k। इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में प्रारंभिक सांद्रता नहीं आती है, इसलिए बोला जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर बोला था वहां पर सीधे समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लेना। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर अर्ध आयुकाल का मान प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है जी, ये हमने आपको फोर्थ पॉइंट समझा दिया है। ग्राफ बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, टी हाफ और ए के बीच में ग्राफ बनाएंगे, समानुपाती मतलब निर्भर नहीं करता, तो टी हाफ है ये लीजिए, ये इसका ग्राफ बन जाता है, डिपेंड नहीं करता है। जिस प्रकार से हमने टी हाफ बताया ना, इसी प्रकार से हम बताने जा रहे हैं टी 75%, या इसको बोल सकते हैं टी 3/4, शून्य कोटि में भी किया था। तो क्या करें, जो वेग नियतांक का फॉर्मूला है उसमें टी की जगह टी 3/4 लिखो, एक्स की जगह लिख दो 3a/4, तो a माइनस एक्स का मान होगा a/4। वेग नियतांक का फॉर्मूला है k बराबर 2.303 अपॉन टी, टी की जगह लिखा t 3/4 log a अपॉन a माइनस एक्स, a माइनस एक्स की जगह लिखा a/4, a से कैंसिल होगा, यहाँ बन जाएगा log 4, तो ये बन जाता है 2.303 अपॉन t 3/4 इंटू log 4। log 4 को लिख सकता हूँ ना 2 log 2, तो इसको मैंने लिखा t 3/4 बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू log 2 अपॉन के, और ये पता है 2.303 इंटू log 2 की जगह 0.693 लिख दिया, तो फॉर्मूला बन गया t 3/4 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.693 अपॉन के। इसको देख के लग रहा है इसका जो 75% टाइम होता है, इसका जो t 3/4 टाइम है हाफ लाइफ का डबल होता है। ये लीजिए t 3/4 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो याद कर लेना। प्रथम कोटि अभिक्रिया को 75% डिके होने में जो टाइम लगेगा उसका हाफ लाइफ का दुगना लगेगा। और शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या बताया था, शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर 75% वियोजित होने में जो समय लगता है उसकी हाफ लाइफ का 1.5 गुना होता है, हाफ लाइफ का 3/2। शून्य कोटि में था 3/2, प्रथम कोटि में है 2 गुना। रिजल्ट याद कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको 5वां पॉइंट समझा दिया है, ठीक। अगला पॉइंट लिया मैंने, छठा पॉइंट, औसत आयु, इसको बोलते हैं एवरेज लाइफ या बोलते हैं टी एवरेज। औसत आयु, औसत आयु किसे बोला जाता है, औसत आयु का मतलब होता है ये जो आपका वेग नियतांक है, वेग नियतांक का जो रेसिप्रोकल है, वेग नियतांक के रेसिप्रोकल को बोलते हैं औसत आयु। यानी औसत आयु टी एवरेज बराबर होता है 1 अपॉन के, और के की जगह लिखा 0.693 अपॉन टी हाफ, तो लीजिए ये बन गया टी हाफ अपॉन 0.693, तो हमारे पास आ गया टी एवरेज बराबर आ गया 1.443 टी हाफ। हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो औसत आयु होती है वो अर्ध आयुकाल की 1.443 गुना होती है। अब देखो औसत आयु अर्ध आयुकाल का 1.443 गुना है, और जो 75% टाइम है वो उसके अर्ध आयुकाल का 2 गुना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक तो हमारे पास में औसत आयु है, एक हमारे पास में अर्ध आयुकाल है, एक हमारे पास 75% टाइम है। इन तीनों टाइम को कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा टाइम आएगा 75%, उससे छोटा होगा टी एवरेज और सबसे छोटा होगा टी हाफ। ये लिख दिया हमने, t 3/4 इज ग्रेटर देन टी एवरेज इज ग्रेटर देन टी हाफ। चलिए, जैसे अपन बोलते हैं अर्ध आयुकाल के लिए, जैसे हम बोलते हैं एक अर्ध आयुकाल हुआ, एक अर्ध आयुकाल होने का मतलब आधा चला गया, 2 अर्ध आयुकाल का मतलब वो जो आधा गया और आधा बचा, वो जो आधा बचा उसका फिर आधा चला गया। ऐसे हो सकता है एक अर्ध आयुकाल का मतलब होता है 50% जाना, 2 अर्ध आयुकाल का मतलब है 75% जाना। तो एक अर्ध आयुकाल के का मतलब उसका 50% चला गया। इसी प्रकार से अगर हमसे कोई बोलता है कि एक औसत आयु के बाद कितना चला जाएगा या कितना बचेगा, तो मैं समझा रहा हूं। तो मैंने लिखा एक औसत आयु के बाद क्रियाकारक की सांद्रता, भाई हम बोलते हैं ना एक अर्ध आयुकाल के बाद क्रियाकारक की सांद्रता बचती है a/2। इसी प्रकार देखना चाह रहे एक औसत आयु के बाद क्रियाकारक की सांद्रता कितनी बचती है। चलो जी, शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो समीकरण लिखे हमने Ct बराबर C0 e की पावर माइनस kT।
समय क्या ले रहे हैं, समय टी एवरेज ले रहे हैं, तो उसको लिखा सी नोट ई का पावर माइनस के, टी की जगह टी एवरेज लिखा। नेक्स्ट स्टेप, सी टी बराबर सी नोट ई का पावर माइनस के, और टी एवरेज के लिए लिखा 1 के से के, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, सी नोट ई का पावर -1, या ऐसे लिख सकते हैं सी टी बराबर 1 ई इंटू सी नोट। ई का जो मान है वो 2.7 के अराउंड होता है, और 1 ई का मान 0.37 हुआ, तो मेरे पास आ गया सी टी बराबर 0.37 इंटू सी नोट। इसका मतलब ये हुआ एक औसत आयु के बाद क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की 37% बच जाती है। यह सब औसत है 63% उसका वियोजन हो गया। ऐसा हो सकता है 37% पार्ट बच जाता है, ये मतलब है इसका। तो याद कर लो, याद समझ लेना, क्या एक औसत आयु के बाद उसका 63% पार्ट तो डिके होता है, 63% पार्ट तो डिके होता है, और 37 पार्ट उसका रिमेनिंग होता है। ऐसा सोचते हैं 1/e हो जाता है, ये लिखा ना सी टी बराबर 1/e टाइम्स ऑफ सी नोट। ऐसा हो सकता है कि एक औसत आयु के बाद क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की 1/e हो जाती है। ठीक है जी, ये हमने आपको 6 पॉइंट समझा दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं, 7th पॉइंट। अब हम आपको ये समझा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं एक अर्धायुगल के बाद कितना बचता है, एक अर्धायुगल के बाद आपका बचता है a/2। एक अर्धायुगल के बाद कितना मात्रा बचती है, जैसे एक आपने बोला प्रारंभिक सांद्रता आपने a मान ली, प्रारंभिक में a मान लिया, एक अर्धायुगल जैसे होगा तो a/2 चला जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा a/2, ये बचेगा। 2 अर्धायुगल हो गए, तो 2 अर्धायुगल का मतलब 75 चला गया, तो कितना बचा 25 का मतलब क्या, ये a/4 बचेगा। a/4 को लिख सकते हैं ना a/2 का पावर 2। तो देखो एक अर्धायुगल के बाद कितना बचा है, a/2 का पावर 1 बचा। 2 अर्धायुगल के बाद a/2 का पावर 2 बचा। 3 अर्धायुगल के बाद बचता है a/2 का पावर 3, और 4 अर्धायुगल के बाद a/2 का पावर 4। n अर्धायुगल के बाद बचेगा a/2 का पावर n। ऐसे करके हमने एक फॉर्मूला बना लिया। तो मैंने लिखा n हाफ लाइफ के बाद बचे पदार्थ की मात्रा, n हाफ लाइफ के बाद बची मात्रा बराबर a/2 का पावर n। क्या फॉर्मूला, a/2 का पावर n, इसमें a है प्रारंभिक मात्रा और n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ की संख्या। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ n कैसे निकालते हैं, n का मान निकालेंगे t/t आपसे। तो जो भी समय दे रखा है उस समय के अंदर हम अगर अर्धायुगल का भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये हो गया n। तो n अर्धायुगल के बाद जो मात्रा बचती है वो होती है a/2 पावर n। अगर आपसे बोला जाए n अर्धायुगल के बाद कितना वियोजन हो गया, ये तो बची मात्रा है, वियोजन कितना हुआ, तो वियोजन कैसे निकालेंगे, प्रारंभ में से बची मात्रा निकाल दो तो वियोजन पता लग जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, m से इसको माइनस कर दो, आपको वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम ये n हाफ लाइफ के बाद बची मात्रा की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।